हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग, कॉमर्स का 10th चैप्टर जो कि स्टाफिंग है उसको कवर करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं इस चैप्टर में हमें कवर क्या क्या करना है। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग, स्टेप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। नंबर 2 इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर हमें दो टॉपिक्स पढ़ने बेटा, मीनिंग एंड सोर्सेस। द थर्ड टॉपिक है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर हमको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। देन लास्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर हमको पढ़ना है मीनिंग और डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। तो भाई इतना सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं जो कि पहले से बहुत कम कर दिया है ऑलरेडी आईएससी बोर्ड ने। तो भाई बिना टाइम वेस्ट के जल्दी शुरू करते हैं। स्टाफिंग क्या होता है? अब स्टाफिंग की एक डेफिनेशन लिख रखी है मैंने बोर्ड पर और उसको समझाऊंगा और साथ में एक जनरल तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच इज कंसर्न्ड विद रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, मान लेते हैं ओबीजेड लिमिटेड कंपनी। अभी मेरे को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की जरूरत है, तो मैं जिस प्रोसेस से एम्प्लॉइज को रखूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करूंगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्टाफिंग। क्लियर है? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस है और कुछ स्टेप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ये पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा है लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस। लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस का मतलब क्या है? हम जो भी इंप्लॉय रख रहे हैं उस पर इतना ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हम उस इंप्लॉय को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि भाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंस कैसे है? अगर मैंने स्टाफिंग अच्छी तरीके से किया है, अगर मैंने अच्छे इंप्लॉइज रख लिया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कितना भी इन्वेस्टमेंट लग जाए आरओआई कंपनी का ज्यादा ही होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही होगा। और दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन। मैंने क्या बताया आपको, अगर किसी भी हम इंप्लॉइज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हैं तो ये सोच के रख रहे हैं कि भैया इसको लंबे समय तक रखेंगे, इससे ज्यादा से ज्यादा काम कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का। थर्ड है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या है? एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, वो होती है ह्यूमन रिसोर्स। भाई एसेट्स होते हैं आपके, लैंड, कैपिटल, मशीनरी, वो सारे एसेट्स हैं, लेकिन विदाउट ह्यूमंस वो सारे एसेट्स बेकार हैं। तो जितना अच्छा आपका ह्यूमन रिसोर्स होगा उतना ज्यादा अच्छी आपकी कंपनी चलेगी। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट समझ रहे हो? अगर एक आपके पास अच्छा रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब ह्यूमन है जो काम करने वाला, मान लेते हैं एक आपका लेबर बहुत बढ़िया है, तो वो लेबर उस पर्टिकुलर मशीन से बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है। सिमिलरली अगर अच्छा आपके पास सेल्स करने वाला है तो वो बनाया हुआ सामान को अच्छे से बेच सकता है। लाइकवाइज पूरा ह्यूमन रिसोर्स कनेक्टेड होता है, तो इट गिव्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। भाई लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के दौर में अब सारी इकोनॉमीज कॉम्पीट कर रही है, लिबरलाइज हो गई हैं, और ग्लोबलाइज मतलब हमारी कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी से कंपैरिजन कर रही हैं, कंपीट कर रही हैं। तो इस जगह पर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण एसेट है किसी भी कंपनी के लिए, वो है ह्यूमन रिसोर्स। तो जितने अच्छे आपके वहां इंप्लॉइज होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन में आप आगे बढ़ोगे। एक कंपनी है जिसके पास बिल्कुल अच्छे इंप्लॉइज नहीं है तो वो उतनी दूर तक तरक्की नहीं कर पाएगी, बशर्ते एक वो कंपनी जिसके पास बहुत अच्छे इंप्लॉइज हैं। तो सून ग्लोबलाइजेशन जितना भी आ जाए, उस पर्टिकुलर कंपनी को कोई भी हरा नहीं सकता है पूरी मार्केट में। क्लियर है? क्लियर? तो ह्यूमन रिसोर्स इज द मेन रिसोर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी। आगे बढ़ते हैं स्टाफिंग के स्टेप्स पर। स्टाफिंग के स्टेप्स आपके 110% पेपर में आने वाले हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग स्टेप्स लिखते हैं वो इसी ऑर्डर में होना चाहिए। अगर इस ऑर्डर में नहीं है, मान लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जगह आपने पहला रिक्रूटमेंट लिख दिया, फिर सिलेक्शन बाद में लिख दिया, लाइकवाइज आपने सारे 6 के 6 स्टेप्स लिखे, तो आपको काट के 0 मार्क्स मिलेगा। आपको इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्कोर मार्क्स। ऑलराइट, तो पहला क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है? मुझे ऑर्गेनाइजेशन में कितने रिसोर्स, कितने लोगों की जरूरत है, इसके बारे में पहले प्लानिंग कर लो। दूसरा क्या है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? आप ढूंढो कि कौन कौन से लोग आपकी कंपनी में अपॉइंटमेंट लेटर, सॉरी, आपकी कंपनी में अप्लाई करेंगे, आपकी कंपनी में सीवी भेजेंगे। तो उस तरह के लोगों को पहचानो जो आपकी कंपनी में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। थर्ड है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या? जितने लोगों ने भी आपको कंपनी में आपकी अप्लाई किया, उसमें से जो
प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो अच्छा बंदा है या बंदी है उसको सिलेक्ट कर लो। फिर क्या है, प्लेसमेंट। अब जिस तरह की आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है उससे मिलता जुलता आदमी ही उस जॉब पर होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे वर्कर चाहिए जो मशीनरी पे काम कर सकता है, तो वहां पर मैं मैनेजर नहीं पुट करूंगा, वहां पर मैं वर्कर ही पुट करूंगा। तो मतलब स्टाफिंग का मतलब ये भी है कि पुटिंग राइट पीपल एट राइट जॉब इज ऑल्सो स्टाफिंग। तो प्लेसमेंट समझ में आ गया भी, हमने सेलेक्ट कर दिया लोगों को और जिस बंदे की जिस जॉब पे रिक्वायरमेंट थी वहां पर उसको पुट कर दिया। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। और इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, भाई कोई नया अगर आपकी कंपनी में ज्वाइन करता है तो आपकी कंपनी के क्या तौर तरीके हैं, कौन से इंप्लॉइज हैं, एक तरह से आप मिलना जुलना, उसके बारे में इंट्रोडक्शन होता है। ये सारी चीजों करने का प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ओरिएंटेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है बेटा, कि हो सकता है हर नौकरी पर कुछ एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए। मान लेते हैं अगर मैं अभी पिछले स्कूल में पढ़ा रहा था तो वहां पर अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन थी, अभी यहां पर मैं दूसरे स्कूल से पढ़ा रहा हूं तो यहां पर पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जॉब के बेसिस पर नॉलेज को गैदर करना उसे ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन को आप ट्रेनिंग दो सो दैट ही और शी कैन वर्क अकॉर्डिंग टू योर नॉर्म्स। क्लियर है कि नहीं? यहां तक बात समझ में आई? जल्दी से ये नोट करो, इनकेस अगर कोई डाउट आता है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब बढ़ने जा रहे हैं हम लोग रिक्रूटमेंट पर और अब पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट को इन डिटेल। जल्दी से नोट करिए। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं आगे और हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में रिक्रूटमेंट के बारे में बेटा। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां डेफिनेशन भी लिख रखा है, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ पब्लिसाइजिंग, पहला कीवर्ड है पब्लिसाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज, मतलब जॉब वैकेंसीज के बारे में बताना, उसे पब्लिसाइज करना, एंड इंड्यूसिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स टू ऑफर देमसेल्फ फॉर अपॉइंटमेंट, और लोगों को बताना और लोगों से अप्लाई भी करवाना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या, इंड्यूसिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट टू ऑफर देमसेल्फ फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है भाई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं बेटा, जनरली आपके बुक में ये दो पॉइंट लिखे होते हैं, प्रमोशंस या ट्रांसफर्स। प्रमोशंस या ट्रांसफर्स मतलब क्या, अगर मेरे को कोई बंदे या मुझे किसी रिसोर्स की जरूरत है तो मैं क्या करूं, या तो किसी एक अपने ही यहां कैंडिडेट जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रमोट कर दें, या किसी और डिपार्टमेंट से कोई एक और बंदे को ट्रांसफर कर ले, ठीक है ना। तो लेकिन ये कंप्लीट रिक्रूटमेंट नहीं होता है जनरली। और एक तीसरा है री एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कैंडिडेट जो हम लोग को छोड़कर जा चुका है या जिसको हम लोगों ने निकाल दिया था या किसी वजह से होल्ड पर रख दिया था, उसको हम लोग री एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज में क्या आएगा बेटा, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स और री एम्प्लॉयमेंट। अभी इसके कुछ फायदे और इसके कुछ नुकसान है वो समझते हैं। पहला फायदा क्या है, फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी का मतलब क्या है, जिस बंदे को हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग जानते हैं भाई कि वो कैसा है, आगे चल के कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब खर्चा ही नहीं हो रहा है, अपने अंदर ही एक बंदा था उसी को हम लोगों ने रिक्रूट कर लिया, कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस में खर्चा हुआ ही नहीं। तीसरा क्या है, मोटिवेशनल वैल्यू। मोटिवेशनल वैल्यू क्या है, जितने भी बाकी सारे स्टाफ है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई देखो इस बंदे को प्रमोट कर दिया गया, अगली बार अगर हम लोग भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी प्रमोट कर दिया जाएगा। और लास्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैलेंट। पहले से हमारे पास जो टैलेंट पड़ा हुआ है उसको हम लोग अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग जॉब्स। ऑलराइट, इससे कुछ नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। वो पहला क्या है, लिमिटेड चॉइस। भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से ही आपको सेलेक्ट करना है, तो आपके पास चॉइस बड़ी लिमिटेड है। दूसरा है इनकम्प्लीट सोर्स। इनकम्प्लीट सोर्स का मतलब क्या है, अगर मैंने किसी को प्रमोट कर लिया या किसी को ट्रांसफर कर लिया तो वो पर्टिकुलर वैकेंसी तो खाली हो जाएगी ना, उसके लिए फिर आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। थर्ड है लैक ऑफ कंपटीशन। लैक ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या है, यहां पर लोग ही बहुत कम है, आपस में कंपटीशन ही बहुत कम है, इसलिए मेरे को हो सकता है कि बहुत अच्छा एम्प्लॉय ना मिले। और फोर्थ है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, हो सकता है कि यहां पर एम्प्लॉयज के मन में यह आए कि भैया ये तो इनके जानने वाले थे इसलिए इनको प्रमोट कर दिया गया, ये हमारे जानने वाले नहीं थे इसलिए हमको प्रमोट नहीं किया गया। तो कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीज भी आ सकती है अगर हम बहुत ज्यादा इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं तो। अब भाई एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है रिक्रूटमेंट के, वैसे हमारी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं लेकिन मैंने यहां पर कुछ 5 लिखे हुए हैं। पहला क्या है, एडवर्टीजमेंट। आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया, कहीं भी एडवर्टीजमेंट दे दिया, वहां से लोगों ने अप्लाई किया, उसके बाद आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। नंबर 2 है कैंपस प्लेसमेंट। ये बहुत फेमस है, आप अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करोगे वहां पर कंपनीज आती हैं और आपको कैंपस प्लेसमेंट देकर चली जाती हैं। तीसरा क्या है, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या हुआ, वो लोग जो हर ऑर्गेनाइजेशन जा जाके अपनी सीवी ड्रॉप कर देते हैं, इनकेस अगर कोई वैकेंसी होगी तो मुझे कॉल कर लेना, उसे बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। नंबर 4 है रिकमेंडेशंस, और इस पर ना एक्चुअल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत काम चलता है।
रिकमेंडेशंस का मतलब क्या होता है भाई, कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने किसी एक बंदे को रिकमेंड कर दिया कि उसको जॉब पे रख लो, वो बहुत बढ़िया है। तो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट रिकमेंडेशन के चक्कर में बंद हो जाते हैं, सारे ज्यादातर लोग रिकमेंडेशन से ही सिलेक्ट होते हैं। और लास्ट मैंने बताया आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज, बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो जिनके थ्रू भी आपको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय मिल सकता है, जैसे naukri.com इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्लियर? अब इसके भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस क्या है, पहला देखते हैं हम लोग। वाइडर चॉइस, बहुत सारे लोगों के बीच में आपको बंदों को सिलेक्ट करने के लिए मौका मिलता है, तो आपके पास चॉइस बहुत ज्यादा है। फ्रेश टैलेंट को मौका मिलता है, एग्जिस्टिंग टैलेंट आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको फ्रेश टैलेंट चाहिए, नए लोग चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये एक अलग सोर्स है, ये अच्छा सोर्स है। हेल्दी कंपटीशन, सबको पेपर देना है, सबका एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, सबको बराबर का मौका मिलता है, तो इट गिव्स अ हेल्दी कंपटीशन टू द एम्प्लॉइज। और फोर्थ है इसमें कंप्लीट सोर्स, मतलब इस ऐसा रिक्रूटमेंट करने के बाद आपके पास कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जो खाली पड़ी रह जाएगी, अनलाइक प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहला, एक्सपेंसिव है भाई, पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट करने में पैसा बड़ा खर्च होता है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग है, जब इनविटेशन निकलेगा, लोग अप्लाई करेंगे, रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, प्लेसमेंट होगा, बहुत टाइम लगता है। फिर क्या है भाई, अनसर्टेन, जो रिसोर्स आ रहा है वो पता नहीं भाई कब तक रहे आपके वहां, अनसर्टेन है बड़ा रिसोर्स। फिर क्या है, फ्रस्ट्रेशन अमंग प्रेजेंट एम्प्लॉइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रस्ट्रेशन अमंग प्रेजेंट एम्प्लॉइज का मतलब क्या है भाई, मैंने अगर किसी बाहर के रिसोर्स को बुलाकर आपका बॉस बना दिया, तो एम्प्लॉइज में ये बड़ा डिमोटिवेशन जैसी फीलिंग हो जाएगी, भाई कितना भी काम कर लो मैं यहां पर प्रमोट नहीं हो सकता हूं। तो भाई ये फ्रस्ट्रेशन अमंग प्रेजेंट एम्प्लॉइज एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए। जल्दी से नोट करो, ये जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है ना, ये बेटा कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना, ये हो सकता है इस साल 2021 में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, जल्दी से नोट करते हैं, बढ़ते हैं इसके आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है, वो इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं हम लोग। सिलेक्शन क्या होता है बेटा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली स्क्रीनिंग द कैंडिडेट so as to identify and choose the most suitable person for the job. So as to identify and choose most suitable person for the job. इस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्शन। अब इस सिलेक्शन में कई सारे स्टेप्स होते हैं, एक एक करके सारे स्टेप्स को मैं टेकअप करने वाला हूं। पहला होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, आपने पहले पता लगाया कि ये जो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है वो अगले लेवल पर जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। तो जनरली क्या होता है कि मान लेते हैं अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया तो 100 लोगों को बुलाया जाएगा और उनसे एक जनरल एक इंटरव्यू ले लिया जाएगा, सो दैट उनको एप्लीकेशन ब्लैंक देना है कि नहीं देना है, अप्लाई करवाना है कि नहीं करवाना है, ये डिसाइड करने के लिए कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नहीं क्राइटेरिया है, क्या वो अप्लाई करने के लायक भी है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर। जब आपको लगता है कि नहीं भाई इसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, तो उनको एक एप्लीकेशन ब्लैंक दिया जाता है, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। एप्लीकेशन ब्लैंक का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म होता है जिसमें आपको सारी अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नोट डाउन करनी होती है। जब आपने वो एप्लीकेशन ब्लैंक दे दिया, उसके बाद आपके एप्लीकेशन के बेसिस पर आपको चेक किया जाता है कि आप अगले स्टेप पर जाओगे कि नहीं जाओगे। अगला स्टेप है हमारा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और सिलेक्शन टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट और सिलेक्शन टेस्ट में बेसिकली दो तरह का टेस्ट किया जाता है, एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब होता है उन सारी चीजों का टेस्ट जो आपने अपने एप्लीकेशन ब्लैंक में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी एप्लीकेशन ब्लैंक पे लिखा हुआ है कि मुझे सी लैंग्वेज आती है, C++ आती है और दुनिया भर की लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपकी एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया, ये चेक करने के लिए कि वेदर आपको वो लैंग्वेज आती भी है या नहीं आती है। ठीक है, अगला है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब यह होता है कि बेटा हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप आगे चल के हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लायक होंगे कि नहीं होंगे। आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं, आपका इंटरेस्ट चेक करते हैं कि वेदर यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब और नॉट। तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के अंदर दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं जनरली, पहला है प्रोफिशिएंसी टेस्ट और दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। थर्ड होता है बेटा अगर ये टेस्ट पार कर गए आप, अगला स्टेप है आपका सिलेक्शन इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू होगा, हो सकता है कि पैनल इंटरव्यू हो सकता है 1-to-1 इंटरव्यू हो। इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये पता लगाने के लिए कि आपको कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है या ऐसी कोई डिजीज तो नहीं है जिससे आप जिस जॉब में जा रहे हो वो काम ना कर पाओ।
फिर अगर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो जाता है और वो भी आप पास कर लेते हो, तब होता है आपका रेफरेंस चेक या बैकग्राउंड चेक। आपके बारे में लोग पता लगाएंगे कि भैया आप जहां आपने एड्रेस डाला है वो सही है कि नहीं डाला है। और अगर आप जब भी एप्लीकेशन ब्लैंक में आपसे 2-3 रेफरेंसेस पूछे जाते हैं तो उनसे भी आपको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, या आपके पिछले ऑर्गेनाइजेशन से भी पता लगाते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये सही भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बंदा हमने अपने यहाँ एम्प्लॉय कर रखा हो। फिर लास्ट सारी चीजें अगर आपकी पॉजिटिव हो जाती हैं तो आपको ऑफर लेटर या जॉब ऑफर दिया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको कब से ज्वाइन करना है एंड सो ऑन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आई? अभी क्या करना है आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक बुक से पढ़ना है और खुद नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो सिंपल है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और पूछना है सर से कि क्या दिक्कत आने वाली है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट टॉपिक पर। सॉलिड क्लास, बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट टॉपिक पर, और आज इस टॉपिक के बाद हमारा स्टाफिंग का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई हमें पढ़ना है अभी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की मीनिंग, फिर हमें पढ़ना है सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का डिफरेंस। बस अभी ट्रेनिंग क्या होता है? इट इज द एक्ट ऑफ इंप्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब। भाई आपने एक बंदा रखा, आप मान लेते हैं कोई XYZ नाम का आपने एम्प्लॉय रखा, मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स को आप कॉन्स्टेंटली ट्रेन कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर जॉब को वो कैसे करेगा, ठीक है ना। दिस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? ट्रेनिंग। इट इज द एक्ट ऑफ इंप्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डूइंग अ स्पेसिफाइड जॉब। अभी ये स्पेसिफिक होता है, अभी डेवलपमेंट स्पेसिफिक नहीं होता। क्या होता है? इट मींस ग्रोथ ऑफ अ पर्सन इन ऑल रिस्पेक्ट। Growth of a person in all respect. It is the process by which managers and executives acquire capabilities for future tasks. यहां पर क्या होता है? स्पेसिफिक जॉब के लिए ट्रेनिंग मिलती है। यहां पर क्या होता है? फ्यूचर टास्क के लिए आपको तैयार कर रहे होते हैं। तो डेवलपमेंट इज अ बिग प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इज स्पेसिफिक। एक काम को कैसे करना है इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जनरली ट्रेनिंग दी जाती है वर्कर्स को, और एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स को के लिए डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ठीक है। डेवलपमेंट क्यों होता है भाई? डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि भाई आने वाले हम काम के लिए पहले से तैयार हो जाएं। क्लियर? तो ये हो गया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अब बढ़ते हैं आगे सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के बीच। अभी सिलेक्शन क्या होता है भाई? सिलेक्शन का मतलब होता है चूजिंग द राइट कैंडिडेट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन, ठीक है ना भाई। और रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। मतलब यहां पर क्या होता है? ज्यादा अच्छे अच्छे लोगों को चुनो और उनसे बोलो कि हमारे वहां नौकरी के लिए अप्लाई करें। और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है भैया? उसमें से जो सही लगे उसको चूज कर लो, ठीक है। ये नेगेटिव प्रोसेस होता है बिकॉज यहां ज्यादा में से कम लोग सेलेक्ट होते हैं। ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है क्योंकि यहां पर जितने ज्यादा कैंडिडेट बढ़ा लो उतना अच्छा है। यहां पर क्या होता है? टू एलिमिनेट अनसूटेबल कैंडिडेट्स, और यहां पर क्या होता है? टू क्रिएट लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स। एक बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जब कभी भी डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे पेपर में तो आप टैबुलर डिफरेंस ही बनाकर आओगे। टैबुलर डिफरेंस आपको पता है ना, ऐसे वाला जो होता है। यहां पर लिखते हैं बेसिस, यहां पर लिखते हैं जैसे यहां पर हमारा डिफरेंस है सिलेक्शन, और उसके बाद हमारा डिफरेंस है रिक्रूटमेंट के बीच। तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट लिखे आना पड़ेगा। और एक और बात ध्यान रखना, अगर पहला पॉइंट मीनिंग है तो दोनों तरफ मीनिंग लिखी होनी चाहिए। अगर दूसरा पॉइंट है प्रोसेस तो दोनों तरफ प्रोसेस के बेसिस पर डिफरेंस करना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया सिलेक्शन में अलग ही लिखे जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट में अलग ही लिखे जा रहे हैं, टीचर अलग ही मार्क्स दे रहा है आपको। ऐसा मत करना, ठीक है। तो जिस बेसिस पर आप डिफरेंस कर रहे हो उस बेसिस पर दोनों साइड डिफरेंस करना। अगर आपका एक साइड भी सही है दूसरी तरफ गलत है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना डिफरेंस लिखते समय, कॉमर्स में कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में। तो ये चैप्टर में बहुत सारा सिलेबस कम कर दिया गया, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग और पता नहीं कितना कितना सारे सब टॉपिक्स थे जो इस बार अब 2020-21 में नहीं आएंगे। जल्दी से यहां तक नोट कर लो। और ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इनकेस इसके बाद भी अगर कोई डाउट आए तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं होता है तो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लो। बार बार बता रहा हूं, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाओ, मेरे को डीएम करो और मैं आपको व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लूंगा। और एक क्लास, और जिनको ऐसा लगता है कि जिनको मेरी लाइव क्लासेस पढ़नी है अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, कॉमर्स की, वो उनके लिए भी मैंने ऐप का डिस्क्रिप्शन डाल रखा है। आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो और मैं आपको लाइव क्लासेस पढ़ाऊंगा। और एक क्लास फॉर शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। थैंक यू।